और इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 17वां दिन है। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट जानकारी के साथ हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और अब तक हमास पर हवाई प्रहार करने वाला इजराइल अब जमीनी जंग के आगाज करना ही वाला है। न सिर्फ अब हमास पर दो तरफा हमले करने की योजना है, बल्कि दो मोर्चों पर जंग के प्लान को लेकर ये सबसे बड़ी खबर। नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि हमास का जड़ से काम तमाम करना है, चाहे इसके लिए इजराइल को कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। न सिर्फ जमीनी जंग की तैयारी है, बल्कि हिजबुल्लाह से भी ऐलान जंग इजराइल ने कर दिया है। यानी एक समय पर दो वॉर फ्रंट पर इजराइल लोहा लेगा। इन सब के बीच इजराइल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके तहत उसके प्लान को लेकर भी बड़ी खबर आई है। 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का हमास से चुन चुनकर बदला। इसके लिए मोसाद को 5 दशक पुराने एक मिशन की तर्ज पर बड़ा आदेश दिया गया है। बिल्कुल, तो वहीं युद्ध की इस आपदा में तबाही की तिकड़ी यानी चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित करने के प्लान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ताकि अमेरिका, ब्रिटेन और सहयोगी यूरोपीय देशों को पछाड़ दुनिया में दबदबा कायम किया जा सके। तो एक तरफ खेमे बंदी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ फाइनल असॉल्ट की तैयारी इजराइल की चल रही है। आइए सबसे पहले बड़ी अपडेट, बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेतन्याहू का नया प्रण सामने आ गया है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि हमास की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया है। दुनिया के म्यूजिक फेस्ट में कत्लेआम का यह वीडियो है। जान बचाकर भागते लोगों को छलनी किया हमास के इन बर्बर आतंकियों ने, गाड़ियों को रोका, लोगों को गोलियों से भूना। तो ये देखिए एक और वीडियो सामने आया है। ये उस दिन का वीडियो है, यानी 7 अक्टूबर जब ये म्यूजिकल फेस्ट चल रहा था और यहां से जो लोग अपनी गाड़ियों में निकलने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका गया और उसके बाद उन पर बंदूकें तान दी गई और गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। दरअसल ये तस्वीरें जैसे जैसे बाहर आ रही हैं, अंदाजा लग रहा है कि हमास ने कितनी क्रूरता की थी, हमास के लड़ाकों ने कितनी बर्बरता की थी। गाड़ियों को रोका और जो लोग गाड़ी में बैठे थे उनको गोलियों से छलनी कर दी। والله قلت لكم اهدى اهدى خساره على دخيلتك لله والله هاي كره قويه غلط خلاص ابصايد دخيل عودنا للجنوب والله قلت لكم اهدى اهدى خساره على دخيلتك لله। और अब ये तस्वीरें जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आक्रामक होते हुए चारों तरफ से घेराव करते हुए इन हमलों को अंजाम दिया गया है। ये कुछ गाड़ियों के डैशबोर्ड की तरफ लगे कैमरे की तस्वीरों के जरिए पता लग पा रहा है कि रवि कैसे हाथों में गोलियां थी और लगातार फायरिंग का नतीजा था कि मौके पर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल, बर्बरता, क्रूरता साफ दिख रही है इन तस्वीरों में और यही वो तस्वीरें हैं जिसने इजराइल को प्रोवोक किया कि वो हमास के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे, युद्ध का ऐलान करे। और आज जब नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, तो ये अपने आप में हमास के लिए एक काल बनकर आने वाला है, क्योंकि बार बार नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि इस बार हमास का खात्मा होगा। करेंगे इस पर बातचीत, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। परिचय आपका करा दें, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, डिफेंस एक्सपर्ट, और जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। इन सबसे हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले मनीष, हमारे जाबाज रिपोर्टर, TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर, इस वक्त वॉर जोन में खुद मौजूद है। मनीष, कहां हैं आप? तस्वीरें दिखाइए और एक लेटेस्ट वीडियो हम दिखा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि किस लेवल पे बर्बरता की गई थी हमास के द्वारा, जिसका नतीजा यह है कि आज इजरायली फोर्स रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रवि, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वक्त तेल अवीव में पहुंचा हूं, एक बार ये देखने के लिए कि अब तेल अवीव आगे क्या करेगा, क्योंकि तेल अवीव के पास जहां आंतरिक और बाहरी दबाव है, वहीं तेल अवीव को एक डिसीजन लेना है कि डू एंड डाई की स्थिति में, और उन्होंने ले भी लिया है। और मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको आसपास की तस्वीरें भी दिखाएंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां इजराइल की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा, हम अपना ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ये दिक्कत आ रही है। और इस वक्त आप कैमरे पर देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर मौजूद पूरे शहर में अगर आप देखेंगे तो आपको 70 से 80% लोग जो हैं वो आपको सेना की वर्दी पहने हुए घूम रहे हैं।
यानी पूरे शहर को ही या कहें तो पूरे देश को ही सेना में तब्दील कर दिया गया है। ये हालत है यहाँ पर। लेकिन इन सब को इंतजार है ग्राउंड ऑपरेशन का। सवाल यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू होगा। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि अर्बन वॉरफेयर बहुत मुश्किल वाला चीज़ होता है, सो ऐसी स्थिति में हमें संभल कर चलना होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री कहते हैं कि 3 महीने तक चलेगा ये ग्राउंड ऑपरेशन। तो ग्राउंड ऑपरेशन के नाम पर सारी तैयारियां तो हो रखी है, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी खबर ये है कि हमास ने ये ऐलान किया है कि हम फिर इजराइल पर सरप्राइज अटैक करेंगे। समय हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे, लेकिन हमास एक बार फिर इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ठीक वैसा ही अटैक जैसा इस वक्त हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि कितना कत्लेआम मचाया है, कितना नरसंहार मचाया है, और इसी तरह के एक और अटैक की प्लानिंग कर रहा है हमास। ये इनपुट इजराइल को मिला है। जी चलिए, हालात को देखते हुए कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं और 17वां दिन है मनीष, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी की इमारतें कैसे अब खंडर बन चुकी है वो तस्वीर भी देखिए, क्योंकि गाजा में चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। अब तक 4651 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी की इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे टारगेट कर वार किया गया, उसी वक्त की ये तस्वीर है। लगातार हो रहे हमलों के बाद आज बड़ी खबर ये आई कि अब तक 4651 लोगों की जान जा चुकी है। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। और ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। क्या है वो बयान, आपको बताते हैं। इजरायली अपराधों में यूएस की मिलीभगत, अमेरिका पर आरोप, यूएनएससी से शांति बनाए रखने की उम्मीद नहीं, ये कहा जा रहा है अब ईरान की तरफ से। ईरान के राष्ट्रपति का ये बयान है और वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इसमें अमेरिका की मिलीभगत है। इजरायल जो कुछ भी कर रहा है उस सब में अमेरिका मिला हुआ है। सुरक्षा परिषद से शांति बनाए रखने की अब कोई उम्मीद नहीं है। और उत्तरी गाजा में लगातार बमबारी की एक और तस्वीर। इजरायली सेना का रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। अस्पताल के पास हुए हमले की यह तस्वीर देखिए। फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया से खबर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रदर्शन, हमास के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, हमास से बंधकों को छुड़ाने की मांग की। और पहली बार जमीन पर हमास से झड़प की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि जेनिन में हमास का इजरायली सेना पर हमला हुआ और अल हरीथिया में इजरायली सेना पर गोलीबारी की यह तस्वीर देखिए। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जमीन पर कैसे हमास और इजरायल आमने सामने आए हैं और कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। इजरायल ने शुरू किया अगले चरण का हमला। जी हां, और देखिए कैसे आमने सामने की जंग। नेतन्याहू ने आईडीएफ को जमीनी जंग की इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है ग्राउंड ऑपरेशंस की। नेतन्याहू के इस आदेश के बाद अब गाजा में हमले जाहिर सी बात है रवि और तेज होंगे, क्योंकि पहली बार जमीन पर आईडीएफ और हमास लड़ाकों में झड़प की यह तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल, आईडीएफ का दावा, टैंक से हमले में कई हमास के लड़ाके ढेर हुए, कई हमास के फाइटर्स को मार गिरा। हालांकि हमास की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल के बुलडोजर और टैंक तबाह करने में वो भी कामयाब हो चुका है, क्योंकि गाजा की लोगों की तरफ से भी बयान सामने आया। सबसे खौफनाक कल की रात थी। बिल्कुल, लगातार हमले होते रहे, रात भर गाजा पर बमबारी हुई। 400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। जो फिलिस्तीनी सोर्सेज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ये बड़ा हमला किया गया है। हमारे साथ ब्रजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश सर। ये स्थिति यहां पर दिख रही है, लेकिन एक सवाल, जो खबर हमने पहले दिखाई थी कि ईरान आरोप लगा रहा है यूएस पे और ये कह रहा है यूएनएससी से कोई उम्मीद नहीं है। एक बड़ी पुरानी कहावत कह लें या फिल्म में गाना है कि पहला पत्थर कौन फेंकेगा जिसने पाप ना किया हो। ईरान को क्या अधिकार है ये आरोप लगाने का, तब जबकि इस पूरे खेल के पीछे सबसे पहला नाम किसी का आया था तो ईरान का आया था। रवि, ये बात बिल्कुल सही है
कि पर्दे के पीछे से ईरान अभी तक लगता है कि वो सारा ये ऑपरेशंस का सूत्रधार रहा है, लेकिन अभी तक विश्व ने उसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया है। इनडायरेक्टली तो कहते रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशंस, इतनी प्लानिंग, इतनी चतुराई से किसी बड़े पावर का हाथ रहा होगा। ये है कहानी ईरान की। और ईरान का जो वक्तव्य आया है वो भी डायरेक्टली यूएस को संबोधन नहीं किया, उसने नहीं किया है। देखने की बात ये है, ये जो ऑपरेशंस होगा, जो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि टेरर का सर कुचलना बहुत आवश्यक है ह्यूमैनिटी के लिए 21st सेंचुरी में। तो ईरान के साथ समस्या ये है, उसका लैंड बॉर्डर किसी के साथ नहीं है इस एरिया में। सीरिया उसका अच्छा दोस्त है, लेबनान भी अच्छा दोस्त है, और इस वजह से आप देखेंगे तो इजराइल ने भी कल या परसों जो हवाई अड्डे हैं एलेपो में जी, दमास्कस में जी, उसको विध्वंस किया था, ताकि जो हस्तक्षेप हो सकता है ईरान से नहीं हो या कम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और लेबनान में भी उनका आना जाना आसान नहीं है, जबकि समुद्र के रास्ते से भी उनको रोक लिया गया है। इस पूरे नेटवर्क और इस पूरे बॉर्डर एरियाज पर नजर इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो झड़प हो रही है उसमें इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से वार किए जा रहे हैं। अब इजराइल हमास के बीच झड़प की एक और बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि गाजा के तुलकर्म में खूनी भिड़ंत हुई है। हमास का बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा है। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जेनिन के पश्चिम में इजरायली सेना पर गोलीबारी की है। दूसरी तस्वीर तुलकर्म में इजरायल और हमास के बीच खूनी भिड़ंत की है। हमास का दावा है कि उसने इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसने बड़ी चोट की है। ये दो तस्वीरें इसलिए भी अहम है क्योंकि नेतन्याहू ने जमीनी हमले की इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है। यही वजह है कि अब न सिर्फ हवाई हमले कर इजरायल हमास को तबाह कर रहा है, बल्कि जमीन पर भी भिड़ंत होने लगी है, यानी ग्राउंड ऑपरेशंस की एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये तस्वीरें शुरुआत हैं, बहुत इनिशियल, कि जब आमने सामने की जंग हो रही है हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच। अब युद्ध में हार जीत किसी की भी हो, परिणाम एक ही होता है, खून खराबा, कत्लेआम, तबाही और मातम। 17वां दिन है जंग का। लोग मारे जा रहे हैं, ज्यादातर लोग घायल हो गए हैं। और गाजा के आंकड़े देखिए, 4,651 लोगों की मौत, जबकि 14,245 रवि गाजा में घायल हुए हैं। बिल्कुल, इजरायल में अब तक 1403 लोग जान गंवा चुके हैं, 5136 लोग घायल हैं। वेस्ट बैंक की बात करें, 90 लोगों की मौत हुई है, 1653 लोग घायल हुए हैं। लेबनान में 34 लोग बेमौत मारे गए हैं और 9 लोग घायल हैं। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो 6177 लोगों ने दोनों तरफ से जान गंवाई है और 21,403 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 210 लोग बंधक हैं। 100 से 200 लोगों का अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए जिस स्तर पर लगातार ये ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें लोगों तक पहुंचना प्राथमिकता है। त्रिपाठी सर, अभी तक तो इससे पहले जब जंग हुई है तो डायलॉग और बातचीत हो जाती थी। हमने ये भी आप ही से सुना है कि किस तरीके से कुछ लोगों को छोड़ने को लेकर सहमति बन जाती थी, लेकिन इस बार तो ऐसा भी नहीं हो रहा। देखिए, मेरे ख्याल से सुरभि कोई ऐसी सहमति अभी नहीं बनेगी। कोई भी जंग होती है तो जंग के बीच में बंधकों को, कोई बंधक होते हैं या युद्धबंदी होते हैं, उनको छोड़ने की बात नहीं होती है। एक बार जब युद्ध विराम हो जाता है तब युद्धबंदियों को छोड़ने के लिए निगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है। तो मेरे ख्याल से अभी तो मुझे निकट भविष्य में कुछ भी नहीं ऐसी संभावना दिख रही है कि युद्धबंदियों को छोड़ा जाए। हाँ, एक महिला और उसके बेटे को छोड़ा था, हमास ने जो बताया था वो पता नहीं कैसे, किसी दबाव में छोड़ा था या कैसे छोड़ा था, यह भी क्लियर नहीं हुआ है। एक चीज़ और है कि अब चूंकि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गया है तो अब इजराइल चाहेगा कि इससे पहले कि इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर बने, असह्य हो जाए, इनबियरेबल हो जाए, वो ये चाहेगा कि वो इसको जल्दी से जल्दी। ये तो इजराइल पर सर प्रेशर की बात हो गई, लेकिन कर्नल अनुराग, हमास पे भी क्या कोई प्रेशर है?
क्योंकि हमास अगर इस युद्ध को जारी रखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाजा में लोगों की जान जाएगी, ज़्यादा नुकसान होगा। इजराइल का ऐलान वो सुन चुका है, वो जान रहा है कि उनका मकसद क्या है। जी, हमास ने जब ये युद्ध शुरू किया था, जब हमास ने अटैक किया था, तो उनको पूरी तरह से जानकारी थी कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा और वो इस बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे। जब उन्होंने होस्टेज लिए थे तब भी उनको पता था कि होस्टेज की रिवर्ट में क्या होगा, इजराइल ग्राउंड फोर्सेस आएंगी, ऊपर से अटैक होगा। तो ये सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग का हिस्सा था और कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तैयारी की गई थी। इसी तरह से उन्होंने अपने सामान जुटाए थे, हथियार जुटाए थे। और आज जैसे हम सीज देखें, 17 दिन हो चुके हैं, उसमें ना पानी दिया जा रहा है, ना खाना दिया जा रहा है, किसी तरह से कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो वो किसी तरह से वो इस तरह से चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने ऑलरेडी इन चीज़ों की तैयारी कर रखी थी पहले से। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चाहते हैं, उन होस्टेज को लेके जो गए हैं उससे वो क्या बदले में चाहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कैसे कोई बड़े हथियार नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसी आर्मी है जिससे वो किसी भी तरह सोच सकें कि हम इजरायली जैसी पावरफुल आर्मी को हरा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंदाजा तो उनको था कि ये युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन उनकी अगली प्लानिंग क्या है? क्या वो किसी बाहरी मदद से इस युद्ध को और भड़काना चाहते हैं और कई सारे देशों को इस वॉर में शामिल करना चाहते हैं इजराइल के खिलाफ? देखना होगा अगली रणनीति क्या होती है हमास और उसके समर्थक देशों की। और बड़ी खबर, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। इस हमले में आपको बता दें 320 ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई है। हमास ठिकानों को निशाना बना रहा है। अगली बड़ी खबर, हमास को इजरायली फोर्स की वार्निंग। आईडीएफ और आईएसए का साझा बयान जारी। 24 घंटे में हमास के टनल पर भी करेंगे अटैक। मोटार एंटी टैंक मिसाइल से होगा हमला। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह। और सैनिकों को नेतन्याहू का सीधा संदेश, जहां दुश्मनों को खत्म करने का वक्त और हिजबुल्लाह को नेतन्याहू की जंगी चेतावनी। हिजबुल्लाह आया तो दूसरे विश्व युद्ध जैसा हाल होगा। लेबनान को भयानक नतीजे भुगतने होंगे। और आइए आपको बताते हैं सैनिकों के बीच पहुंचे नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह को क्या बड़ी चेतावनी दी और इसका मतलब क्या है। नेतन्याहू का जंगी संदेश क्या है, जल्दी से समझते हैं। हिजबुल्लाह आया तो दूसरे विश्व जैसा हाल होगा, ये साफ तौर पे आगाह किया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है। और युद्ध में आना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उसके तहत ये चेतावनी बहुत बड़ी है रवि। बिल्कुल, और युद्ध में आना लेबनान के लिए विनाशकारी साबित होगा। ये मारने का वक्त, दुश्मनों के खात्मे का वक्त है, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है। एक बार फिर से दोहरा दिया गया, ये युद्ध है, अब करो या मरो की स्थिति है। हालांकि यहां पर महत्वपूर्ण यह भी है कि इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि बड़े हमले की प्लानिंग में जिस तरीके से इजराइल है, ये सबसे बड़ी खबर और चेतावनी, जहां लेबनान के आने पर युद्ध और ज्यादा भड़केगा। जी हां, और लेबनान के नाम पर मोर्चाबंदी तेज होगी। लेबनान के एंट्री से कई बड़े गुट बनेंगे। लेबनान के बहाने दो ध्रुव बनाने की ये कोशिश हो रही है और इससे वॉर को और आगे बढ़ाने की कवायद की जाएगी। ब्रिजेश सर, ये सारी रणनीति तो दिख रही है, ये समझ में आ रही है, लेकिन जो अनुभव रहा है इजराइल के खिलाफ, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज के लड़ने का, फिलिस्तीन के लड़ने का, हमास के लड़ने का, वो अनुभव तो अब तक का उनका कड़वा ही रहा है। तो इस बार किस आत्मविश्वास से वो इजराइल के खात्मे या उसका सामना करने या उसके खिलाफ बड़ी लड़ाई की सोच के साथ सामने आ रहे हैं? रवि, जो बड़ी लड़ाई हमास ने करनी थी वो कर दी। अभी उनके पास जो विकल्प है वो अपने मान में घुस के बैठ के डिले करने का है। जितना वो डिले कर सकते हैं या जितने दिन तक वो सरवाइव कर सकते हैं, वही उनकी मंशा होगी। लड़ाई को देखते हुए ऐसा लगता है किसी बाहर के देश से टैक्टिकल या ऑपरेशनल लेवल पे सपोर्ट आना मुमकिन नहीं दिखता है। तो हमास को यह अकेले ही लड़ना होगा। उनके साथ क्या है? एक तो बिल्टअप एरिया है, दूसरा होस्टेजेस का ढाल है जी, तीसरा
बिल्टअप एरिया के नीचे उन्होंने सुरंगें बना रखी जी। हैं और अपने आप को तैयार करके रखा हुआ। जी और चौथा क्या है, जब लड़ाई होती है जी इस तरह के बिल्टअप इलाके में, तो जो ऑफेंसिव फोर्सेस होती हैं जी उनके एडवांटेज कम हो जाते हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। सर, जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर इस चुनौती को देखते हुए रखे हैं कि वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, जाहिर सी बात है उसको लेकर इजराइल ने भी प्लानिंग की होगी। एक और सबसे बड़ी खबर यही आ रही है क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने इजराइल से पूरा प्लान पूछा है और हमास के खत्म होने पर गाजा के प्लान की तैयारी आखिर है क्या, उसको लेकर सवाल किया गया है। हमास खत्म तो गाजा में कैसे शासन चलेगा और गाजा के लोगों के लिए राजनीतिक प्लान आखिर है क्या, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। और लेबनान में अपने नागरिकों के लिए अमेरिकी प्लान, लेबनान से निकलने के लिए लोन देगा अमेरिका। लेबनान पर अमेरिका की बड़ी एडवाइजरी। तो अमेरिका लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा को इंश्योर करना चाहता है हर स्तर पे, पहले बातचीत के जरिए और अब देखिए अलग अलग तरीके से कई अमेरिकी नागरिक भी वहां पर मौजूद हैं, लेबनान में फंसे हुए हैं इस युद्ध के समय में। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं और जानते हैं कि अमेरिकी एडवाइजरी की आखिर बड़ी बातें अभी तक क्या निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है तुरंत इलाके को खाली करने को लेकर जो खबरें आ रही हैं, तो तुरंत लेबनान छोड़ने की बात अब अमेरिकी नागरिकों को कही गई है। रवि, लेबनान छोड़ने के लिए लोन की सुविधा भी दी जाएगी अमेरिका की तरफ से, फ्लाइट टिकट के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि आसानी से निकल सके। हालांकि कम संख्या में, लेकिन फ्लाइट्स यहां पर मौजूद जरूर बताई जा रही है और बेरूत और रफीक एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को चेक करने की बात साफ तौर पर इस एडवाइजरी में लिखी गई है। सुरक्षा के हालात ठीक नहीं हैं और लेबनान इजराइल के बीच कभी भी बड़ी जंग भड़क सकती है, क्योंकि बॉर्डर पर सीमाई क्षेत्र पर तो हमले चल रहे हैं, हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच में ये युद्ध चल रहा है। इसलिए सुरभि ये एडवाइजरी जारी की गई अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका की तरफ से। हालांकि त्रिपाठी सर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक अलायंस जो अमेरिका है इजराइल का, ऐसे में अमेरिका अपने हालात को देखते हुए, अपने नागरिकों को देखते हुए ये बड़े फैसले जरूर ले रहा है। देखिए, एक बार फिर से प्लीज रिपीट कर दें तो। मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका जाहिर सी बात है अपने नागरिकों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसले ले रहा है अब। हाँ बिल्कुल, अमेरिका के लिए आप देखिए उसके नागरिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। Exactly. कहीं दूर दराज भी अगर उसके एक नागरिक पर भी कुछ खतरा आता है तो अमेरिका पूरी शक्ति के साथ उसको बचाने के लिए आ जाता है। तो अमेरिका ये कर रहा है कि लेबनान से जितने अमेरिकी हैं वो सुरक्षित निकल जाएं, इससे पहले की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाए। और लेबनान, देखिए लेबनान में स्थिति ख़राब होने वाली है, क्योंकि भले ही हिजबुल्लाह को पिछले चुनावों में बहुमत नहीं मिला है, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी एक ऐसी शक्ति है जो कि से हमास की तरह है। उसकी भी हालत कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से ज़्यादा मजबूत जैसे हमास है, वैसे ही अभी भी इलेक्शन में हारने के बावजूद लेबनान की गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत हिजबुल्लाह है, जिसको स्टेट विद इन स्टेट कहते हैं कि राज्य के भीतर एक अलग राज्य है। और वो चूंकि एक पैरेलल पावर है वहां पर और इसलिए ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। लौटेंगे आपके पास और देखिए एक और खबर है, अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों पर चढ़ाई कार। ये खबर आ रही है, प्रदर्शन के दौरान इजरायल समर्थक ने कार चढ़ा दी और मिनेपोलिस में हो रहा था ये प्रदर्शन और वहां पर ये घटना सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें।